नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। देखिए 2 अप्रैल बहुत ही पास आने वाली है और पूरी दुनिया सहित भारत को भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जो तारीख तय की है उसका खतरा उसको दिखाई दे रहा है। हालाँकि जो अमेरिका में जो ट्रम्प की आक्रामक ट्रेड पॉलिसी है वो एक बड़ा जोखिम है, लेकिन भारत इससे अछूता रहेगा, उस पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच की, जिसने ये कहा है कि भारत जो है उसकी बाहरी निर्भरता बहुत ही कम है और भारत देश जो है भारतीयों पर पर्याप्त रूप से आत्मनिर्भर है। इसी वजह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था जो मेरे ख्याल ग्लोबल मंदी है और ट्रम्प की जो पॉलिसीज है उसकी व्यापक असर से बची रहेगी। अब ये हमारे तो खुशी की खबर है, लेकिन ये होगा कैसे? इस विषय पर हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए मौजूद हैं अश्विनी महाजन जी, जो कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं और दुनिया में देश में बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर। महोदय, फिच की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत की जो आंतरिक ताकत है वो उसको बाहरी झंझावातों से बचा के रखेगी। इसको जरा से प्रकाश डालें। देखिए, इतिहास गवाह है कि हुँ, पूर्व में जब अमेरिका में भारी संकट आया था सप्टेम्बर 2007-8 में, 2008 की। जी। उस समय भी हमारे उस समय के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत अछूता है हुँ, और उसका कोई प्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा, पड़ा भी नहीं। हुँ, कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट्स इन देशों में, यूरोपीय देशों में और अमेरिका में कम हो गए थे, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के भारत की अर्थव्यवस्था अछूती रही। यहाँ की सरकार ने उससे ज़्यादा प्रभावित होकर के फिस्कल इंडिसिप्लिन करना शुरू किया। उसका प्रभाव ज़रूर पड़ा, यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ गई, वो भी तब नहीं बढ़ी, 11-12 के बाद बढ़ी। अभी वर्तमान का जहाँ तक सवाल है, ट्रम्प भारत पर अकेले टैरिफ नहीं बढ़ा रहा है, पूरी दुनिया पर बढ़ा रहा है। तो ऐसे में इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है और उसमें से हमें ये देखना होगा कि भारत पर उसका प्रभाव कितना पड़ेगा। तो उस जी, दृष्टि से हम जानते हैं कि अमेरिका का सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है वो चीन है। चीन से जी। बड़ी मात्रा में उसको मंगाना पड़ता है। ये बात सही है हुँ, कि भारत के लिए अमेरिका और चीन दोनों ही बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। भारत का ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट होता है, कम इंपोर्ट होता है अमेरिका से, और हुँ, चीन से ज़्यादा इंपोर्ट होता है और कम एक्सपोर्ट होता है। ये जी, अंतर है, हुँ, लेकिन दोनों बराबर के ट्रेड पार्टनर्स हैं हमारे। ऐसे में जब अमेरिका बाकी मुल्कों पर टैरिफ बढ़ाएगा, तो स्वाभाविक है उसका सबसे बड़ा प्रभाव चीन पर पड़ेगा, क्योंकि चीन जी, के पास बहुत बड़ा मार्केट है। चाहे वो केमिकल्स हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टेलीकॉम का सामान हो, तमाम प्रकार की चीज़ें वो चीन से आयात करता है और चीन को चूँकि टैरिफ कम हुआ करते थे, ऐसे में चीन से ही ज़्यादा सामान आता था, क्योंकि भारत की तुलना में हुँ, चीन के पास ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी है, एक्सेस कैपेसिटी है। वो हुँ, डंपिंग भी करते हैं, क्योंकि भारत डंपिंग नहीं करता है किसी भी देश में, लेकिन वो करते हैं। ऐसे में अब चीन पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस बात पर यह निर्भर करेगा कि भारत पर इसका कितना असर है। क्योंकि अभी एक जाने-माने केमिकल इंडस्ट्री के जानकार हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि जैसे-जैसे टैरिफ लगेंगे, केमिकल इंडस्ट्री में, हुँ। भारत की केमिकल इंडस्ट्री का जो निर्यात है, वो अमेरिका में बढ़ेगा। उन्होंने बाकायदा आंकड़ों के साथ उसको कहा। और जी, उसमें उन्होंने मैं इस बात पे आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, बल्कि ये बहुत अहम बात कही है आपने। कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है, बल्कि पीएम मोदी के शब्दों में कहा जाए कि जो ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं, वो आपदा में अवसर है भारत के लिए। मतलब भारत पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कृपया इसे समझाएँ कि क्या ये सच है? अगर ये होता है तो कैसे होता है होगा ये? देखिए, पिछले कुछ समय से भारत ने आत्मनिर्भर भारत की जो नीति अपनाई है, जी। पूर्व में क्या हुआ था, 2004 से लेकर 2014 के कालखंड में चीन से आयात बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गई और जो हुँ, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा था जीडीपी में, वो हुँ, लगातार घटते-घटते-घटते 16.5% पर आ गया था। और ऐसे में
तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मेक इन इंडिया हमारे पास एक ही साधन है जिसके माध्यम से हम देश को बचा सकते हैं, देश की मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसमें भी कमी रह गई क्योंकि हमने टैरिफ्स को बढ़ाया नहीं दूसरे मुल्कों से, और उसका असर ये हुआ कि हमारी चीन पर निर्भरता पहले की तरह बरकरार रही और हम ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन 2018 में सरकार ने टैरिफ बढ़ाने शुरू किए और 2020 में जिस आपदा से अवसर की बात आप कर रहे हैं, हमने उस समय कोरोना काल का जो आपदा आई थी उससे एक अवसर निकाला और आत्मनिर्भर भारत की नीति शुरू की। और उसमें केमिकल इंडस्ट्री हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टेलीकॉम हो, सोलर हो, खिलौने हो, डिफेंस हो, इन तमाम चीजों का उत्पादन, एपीआई हो, तमाम चीजों का उत्पादन भारत में करना शुरू किया, जिसका असर ये हुआ कि आज हमारे देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी लग गई। अगर अमेरिका चीन से डाइवर्ट होकर के भारत की तरफ आता है, ऐसे में उसका एक बड़ा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। मेरी हाल ही में इस संबंध में इंडस्ट्री के दूसरे लोगों से भी बातचीत हुई, इंडस्ट्री के जो सीईओज हैं उनसे भी बात हुई, वो भी बहुत इस मामले में उत्साहित थे और यह उत्साह दिखाई देता है हमारे शेयर बाजार में। जब से ट्रंप साहब ने ये कहा कि हम 2 अप्रैल से इसको बढ़ाने वाले हैं, उसी दिन से, लगभग उसी दिन से हमारे देश में जो शेयर बाजार है वो लगातार बढ़ने लगा। और मैंने सुना है कि जो अमेरिका का शेयर बाजार थोड़ा गड़बड़ा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि शेयर बाजार आमतौर पर ये भांप लेता है कि क्या किया जाएगा। मैं यहाँ दूसरी बात कर रहा हूँ कि केवल इतना ही नहीं है कि हमारे निर्यात अमेरिका को बढ़ेंगे, इसके अलावा दुनिया के दूसरे मुल्क भी रीअलाइन कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कभी भी यूरोप के देश हमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहते थे डिफेंस इंडस्ट्री में। डिफेंस में वो समझते थे कि उनकी मोनोपोली है, उनका एकाधिकार है और भारत को उन्होंने सामान को बेचना है, इसके लिए इनको कोई टेक्नोलॉजी ना दी जाए और इनको सामान भेजा जाए। पश्चिमी देश जो थे सर, वो डिफेंस के मामले में खासतौर पे भारत को अपना दोस्त नहीं, ग्राहक समझते थे। ये बड़ी समस्या थी, लेकिन अब वो भारत को अपना एक पार्टनर समझने लगे हैं। मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि यूरोपियन कमीशन के लोग जब भारत में आए, उन्होंने इस बात को बड़ा साफ साफ कहा कि भारत से हम पार्टनरशिप करना चाहते हैं, भारत ग्लोबल वैल्यू चेन का बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा, यह उन्होंने वहां पर घोषणा की। एक बड़ी बात है, यानी एक तरफ हम अमेरिका में मार्केट को कैप्चर करेंगे और दूसरी तरफ यूरोप के साथ हमारी साझेदारी। जो विकसित देश पहले हमारे सामने आंख से आंख मिला करके नहीं आते थे, आज हमसे पार्टनर बनना चाहते हैं। अमेरिका ने भी कहा है कई मामलों में। अब जैसे मैं एक उदाहरण के नाते बताता हूँ, भारत सरकार ने G20 के अंदर एक घोषणा की कि आईमेक बनाया जाएगा। चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, उसके बारे में क्योंकि मिडिल ईस्ट में अभी मामला ठीक नहीं चल रहा था तो बातचीत थोड़ी होनी बंद हो गई। लेकिन उस घोषणा पत्र में जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति ट्रंप जी, उन दोनों ने जो घोषणा की उसके अंदर आईमेक का जिक्र है। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, चाहे वो दूसरे क्षेत्र हो, भारत के लिए इसमें अपार संभावनाएं हैं। आपने बड़ा दिलचस्प मुद्दा छेड़ा है महोदय। एक्चुअली कई जो मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बोलते हैं कि जो आईमेक का मुद्दा है वो उसको ठंडे बस्ते में डालने के लिए ही हमास ने शायद इजराइल पर अटैक किया, क्योंकि हाइफा जो पोर्ट है उसका बड़ा अहम उसका हिस्सा है। इसलिए चाइना ने शायद हमास को प्रोवोक करके इजराइल पर अटैक करवाया। ये भी थ्योरी कही जा रही है पूरे दुनिया भर में। लेकिन अब चूंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि आई मीन बिजनेस, तो वो हमास को भी ठंडा करेगा और ठंडा करेगा, हिजबुल्लाह को भी ठंडा करेगा, ईरान को भी ठंडा करेगा। बाकी सब जगह पर हम आगे बढ़ने की तरफ आगे होंगे। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ेगी। हमारे उद्योग, हमारे डिफेंस इंडस्ट्री, हमारे दूसरे देशों के साथ टेक्नोलॉजिकल संबंध और इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी पहल, उसकी तरफ हम आगे बढ़ पाए। महोदय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। जैसे कि मैं चूंकि डिफेंस रिपोर्टर हूँ, इसलिए मैं डिफेंस की चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रहता है मेरा।
तो मैंने देखा है कि पिछले 10 सालों में 30 गुना हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ गया है आत्मनिर्भर भारत के तहत। लेकिन महोदय एक मुद्दा है, एक पॉइंट है, इस पे लोग शंका जता रहे हैं कि अमेरिकन जो ट्रेड पॉलिसी है उसकी वजह से जो अमेरिका के कृषि उत्पाद है वो अमेरिका इंडिया को बेचना चाहता है, इससे भारतीय किसानों को नुकसान हो सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या फैक्ट है, मतलब क्या तथ्य क्या है इसमें? देखिए, ये बात सच है कि अमेरिका तो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमें बेचना चाहता है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि भारत सरकार पिछले काफी सालों से लगातार चाहे जितने भी समझौते करें, इससे पहले कोई एफटीए नहीं हो पा रहा था इसी कारण से कि एग्रीकल्चर और डेयरी का मुद्दा था। जब ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए हुआ तो एग्रीकल्चर को बाहर रखा गया। आरसेप से, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप डील से हम बाहर रहे, हमने वॉकआउट किया इसी कारण से कि डेयरी का मुद्दा था, उसके अंदर एग्रीकल्चर का मुद्दा। यानी इतिहास गवाह है कि एग्रीकल्चर और डेयरी और लघु उद्योग यह भारत के एक ऐसे बिंदु हैं चर्चा के जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इसलिए अब अमेरिका भी इस बात को समझने लगा है और आज ही की खबर है कि इसके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बात आ रही है, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अमेरिका भी इस बात को समझ रहा है कि चूंकि यह मुद्दा भारत के किसानों के साथ जुड़ा हुआ है तो स्वाभाविक है डील और नो डील, ठीक है। इधर आप इसको एक्सेप्ट करिए कि एग्रीकल्चर हमारे लिए एक जीवन मरण का प्रश्न है, आप इसको एक्सेप्ट करिए। बाकी चीजों के लिए अमेरिका से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका इज ए हाई कॉस्ट इकोनॉमी, उनका कोई साजो सामान भारत में बिकना बड़ी मात्रा में संभव नहीं है। मात्र कुछ हजार उनके मोटरसाइकिल बनते हैं, उनमें से कितने और दूसरी बात यह कि जो उनकी जो इलेक्ट्रिक कार है, टेस्ला के बारे में बार बार बात आ रही है, हमारी इलेक्ट्रिक कार 8 लाख से शुरू होकर के 17 लाख रुपए में बेहतरीन कार मिलती है और उनकी कार शुरू ही होती है 45 से 50 लाख रुपए। अब समझ सकते हैं कि उसका क्या प्रभाव भारत पर पड़ेगा। हालांकि हम उसमें भी टैरिफ को बहुत घटाने की पक्षधर नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अमेरिका जितना भी जोर लगा ले, उनकी हाई कॉस्ट इकोनॉमी किसी भी तरह से भारत के बाजारों को प्रभावित नहीं कर सकती। जी महोदय। अच्छा, एक और अहम प्रश्न, मैं फिंच की रिपोर्ट पे लौटता हूँ। फिंच ने इशारा किया है कि जो भारत की इंटरनल स्ट्रेंथ है, जो भारत का आंतरिक बाजार है, इंटरनल डिमांड जो है, वो उसको हर झंझावात से, हर बाहरी प्रेशर से बचा के रखेगी। इसमें कितनी ग्रोथ देखते हैं और क्या ये स्टैग्नेंट तो नहीं हो जाएगा हमारी जो इंटरनल डिमांड है वो? देखिए, क्या है कि भारत की जनसंख्या और उसके साथ ही साथ भारत का जो मिडिल क्लास और तीसरे भारत की लगातार बढ़ती जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय, ये सब इसकी तरफ इंगित करती है कि भारत में तमाम चीजों की मांग बढ़ रही है। तो चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो कारें हो, चाहे वो टू व्हीलर्स हो, तमाम चीजों की मांग लगातार बढ़ती रहती है। कुछ एक महीनों को छोड़ दिया जाए कि कभी मांग कम हो गई, कभी ज्यादा हो गई, लेकिन अगर निरंतर ट्रेंड देखा जाए तो लगातार हमारी सभी उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ती है। सभी कंपनियां भारत की तरफ इसलिए आकर्षित होती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत की अपनी कंपनियां विकसित हो रही हैं, भारत के अपना कॉर्पोरेट ज्यादा निवेश कर रहा है। मैं यहाँ पर आपको रेखांकित करके बताना चाहता हूँ कि जब से हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स और आत्मनिर्भर भारत की नीति अपनाई है, तब से विभिन्न क्षेत्रों में भारत में निवेश 8 गुना से लेकर 50 गुना ज्यादा बढ़ा है। यानी पिछले सालों से कहीं ज्यादा भारत का निवेश हो रहा है। अच्छा महोदय, बस एक आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि देखिए, फिच की रिपोर्ट में ये कहा गया कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5 पर बनी रहेगी। और हमने चुनाव के पहले, यानी कि जो पिछले साल मई में जो चुनाव हुए, चुनाव के पहले की जो आंकड़े आए थे उसमें भारत का जीडीपी आंकड़ा 8.3 तक पहुंच गया था, 8.4 तक छू रहा था। तो क्या हम उसको वापस टच नहीं कर पाए हैं क्या? क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ तेज चल रही है, तो हम क्या वापस 8 क्रॉस नहीं कर पाएंगे? जीडीपी ग्रोथ हमारी 6.5 पे टिकी रहेगी? क्या कहना है आपका?
देखिए, ये जो ग्लोबल एजेंसीज होती हैं, ये साधारण तौर पर भारत को हमेशा कम ही आंकती हैं। बाद में अपने आंकड़ों को ये बेहतर कर देती हैं कि हाँ, हमसे गलती हो गई, हमने इतना बताना चाहिए था लेकिन इतना रह गया। तो इस मामले में भारत में लगातार प्रगति हो रही है। भारत में लगातार इनोवेशन, नवाचार बढ़ रहा है। भारत का बाजार लगातार विकसित हो रहा है, चाहे वो स्पेस में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम में हो, चाहे वो सोलर वगैरह में हो, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग में हो। और इस बार भारत सरकार जो मैन्युफैक्चरिंग मिशन लेकर के आई है, अभी हम मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा पिछड़ गए हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग मिशन लाया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती भारतीय अर्थव्यवस्था में जो हमारी जीडीपी को कम करने वाली हो। सभी आंकड़े, सभी प्रकार के जो इंडिकेटर्स हैं वो बेहतरी की तरफ दिखा रहे हैं। और खास तौर पर अभी आप देखिए, इन्फ्लेशन कर्व है। इन्फ्लेशन को कर्व करने के कारण पिछली बार आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं कम किए थे, और अगली बार इंटरेस्ट रेट्स और कम आने वाले हैं। ये बाजारों की फीलिंग है। तो अब आप ये देखिए कि कुछ समय तक हमारा शेयर बाजार नीचे जा रहा था, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से लगातार शेयर बाजार जा रहा है। तो इसलिए ये सब कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमें इसकी तरफ संकेत कर रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो ग्लोबल एजेंसीज कहती हैं उसकी तुलना में कहीं बेहतर करेगी। यानी कि आपके अनुसार हमारी जीडीपी ग्रोथ 6.5 पर टिकी नहीं रहेगी, उसमें और भी वृद्धि की गुंजाइश है। आपने बहुत ही क्लिष्ट, बहुत ही कठिन मुद्दों को बहुत ही आसान शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए समझाया। हम हर बार आर्थिक मुद्दों पर आपसे ऐसी ज्ञानवर्धन गिलाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।